सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में, और मेरी और साक्षी की मौजूदगी है मेघदूतम पार्क में। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। और आज पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वोटिंग होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ खास अपडेट है राजनीतिक तौर पर और चुनावों से जुड़ी हुई, वो भी आपको बताएंगे। तो हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। पश्चिम बंगाल में थोड़ी ही देर में पहले फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज तय होना है, जिसको लेकर 3 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। तो 16 जिलों की 152 सीटों के ऊपर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग होने जा रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधा कड़ा मुकाबला है। और देखिए, 2021 के बाद में 2026 के विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास हो जाते हैं, क्योंकि इस बार तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं टीएमसी के अलावा अगर देखा जाए तो प्रणाम करते सबको नमन करते हुए मैं पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव? ठीक, जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है जी, तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है। सर, लोग ज्यादा से ज्यादा आए उसके लिए कोई अपील? तो आपको शुभेंदु अधिकारी की बातचीत सुना रहे थे, किस तरीके से तैयारियां जो की गई है उसको लेकर आज परिणाम आने हैं और सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आज ईवीएम में जो किस्मत है वो सभी की कैद हो जाएगी। और देखिए, पश्चिम बंगाल में आज चुनाव होने, इसको लेकर अलग से तैयारियां इस बार चुनाव में खास की गई हैं, जिसमें चाहे वो बूथ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम हो, सीएपीएफ सीआरपीएफ की खास जो यूनिट्स हैं, क्योंकि 2000 करीबन जो यूनिट्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पज से तैनाती की गई है। पहले भी बूथ कैप्चरिंग की खबरें क्योंकि सामने आती रही है, ऐसे में ये ना हो इस बार, इसलिए खासा इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में चुनाव ड्यूटी पे सीएपीएफ की रिकॉर्ड तैनाती की गई है, जिसमें 2400 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। और जिन जिलों में आज वोट डाले जाएंगे वहां पर भी सुरक्षा पुख्ता की गई है ताकि कोई चूक ना हो सके, क्योंकि जिस तरीके से बीते कई दिनों में कई प्रकार की हिंसा की घटनाएं भी देखी गई। तो पश्चिम बंगाल में 2 फेजेज में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से पहले फेज की वोटिंग आज है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो उसमें एक ही फेज में चुनाव होने हैं और आज 234 सीटों पर वोट डाला जाने वाला है। 2023 उम्मीदवारों की जो किस्मत है उसका फैसला आज होने जा रहा है। एक तरीके से जितनी मेहनत की गई है उसका फैसला आज होने जा रहा है और ईवीएम में वोट कैद होने जा रहा है। तो देखिए, तमिलनाडु की जनता भी पूरी तरीके से तैयार है। आज वोटिंग को लेकर सभी में उत्साह देखा जा रहा है। तमिलनाडु से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर खासा इंतजाम बूथ को लेकर किए गए हैं। वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसे में 23,000 जवानों की तैनाती भी कर दी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था चौकसी रहे। डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ होने जा रहा है और सभी की निगाहें इस मुकाबले पर रहेंगी। तो वोटिंग से पहले तमिलनाडु के श्री वैकुंठम में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। और बड़ी बात यह कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके आवास से 65 लाख रुपए बरामद किए गए हैं इस पूरी रेड के दौरान। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में वोटिंग से पहले बड़ी छापेमारी की गई है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार के आवास से 65 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। उर्वशी एस अमृतराज के आवास पर एफएसटी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखी गई। उर्वशी एस अमृतराज ने नकदी के कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। तो जहां एक तरफ आज वोटिंग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी
कार्रवाई और ऐसे में जो नकदी जब्त हुई है उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए गए हैं उर्वशी समृद्धराज की तरफ से और आगे ये मामला और पेचीदा हो सकता है। तो आप देखिए कि कहां से आखिरकार ये 65 लाख रुपए आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और चलिए इसी के साथ में देश दुनिया की खबरों का सिलसिला, चुनावों की बड़ी अपडेट्स हमारे साथ में लगातार से आपका स्वागत है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला मेघदूतम पार्क से लगातार जारी है। खबर अब आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली से। बीते दिन एक अफसर की बेटी जो कि 22 साल की थी उसको मार दिया गया रेप करके, वो भी घर के अंदर ही। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति एक नौकर था और ये जानता था परिवार को पहले से ही आईआरएस की बेटी का कत्ल कैसे कर दिया जाता है। क्या कुछ जानकारी मौजूदा वक्त में सामने आई है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहले अलवर में रेप, फिर दिल्ली में आकर रेप के बाद मोबाइल चार्जिंग केबल से गला दबाकर मर्डर। 19 साल का आरोपी राहुल मीणा, मासूम सा दिखने वाला राहुल पुलिस की गिरफ्त में है। राहुल दिल्ली के द्वारका इलाके के एक होटल में छिपा हुआ था जहां से पुलिस ने इसे धर दबोचा। राहुल मीणा पर आरोप है कि इसने दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक आईआरएस अफसर की 22 साल की बेटी का कत्ल किया है। राहुल मीणा आईआरएस अफसर के घर में पहले नौकर का काम करता था। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें सीसीटीवी फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। आरोपी राहुल का यही वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जिसकी बात पुलिस कर रही है। इसमें राहुल पीली शर्ट पहनकर घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक राहुल ने वारदात के बाद अपने ट्राउजर और जूते बदले हैं, लेकिन शर्ट नहीं बदली। राजस्थान के अलवर के रहने वाला राहुल करीब 8 महीने तक आईआरएस अफसर के घर पर नौकर था, लेकिन 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से हटा दिया गया था। दरअसल उधार मांगने की आदत की वजह से आईआरएस अफसर ने राहुल को नौकरी से हटा दिया था। लेकिन राहुल आईआरएस अफसर के घर के हर कोने से वाकिफ था। उसे आईआरएस अफसर के घर के पूरे रूटीन की जानकारी थी। ऐसे में जब लड़की के माता पिता जिम के लिए घर से निकले तब उसने घर में एंट्री ली और उसी जगह पर गया जहां घर की चाबी रखी हुई थी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी। सवाल है कि राहुल मीणा ने आईआरएस अफसर की 22 साल की बेटी को ही टारगेट क्यों किया। तो आपको बता दें कि राहुल ने दिल्ली में वारदात को अंजाम देने से एक दिन पहले अलवर में भी एक महिला से रेप किया और भाग निकला। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है। सिमिलर वारदात जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहां पे भी की थी। वहां पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहां एक रेप का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ है। पुलिस राहुल की क्राइम कुंडली खंगाल रही है ताकि इसकी और काली करतूतें सामने आए। पश्चिम बंगाल में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में सुबह सुबह क्या कुछ माहौल है पोलिंग बूथ का आपको दिखाएंगे और साथ साथ में बताया मतदान हो रहा है। भाई बताएं आपको तो 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता है और 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का आज जो ईवीएम में वो नोटिस होने जा रही है। साथ ही चुनाव ड्यूटी की अगर बात की जाए तो सीएपीएफ की रिकॉर्ड 2450 कंपनियों की तैनाती की गई है और कौन कौन से दिग्गज मैदान में है, कैसे मुकाबला हो रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सियासत भारी है और आज मतदाता अपने मताधिकार के जरिए फैसला सुना रहे हैं। पहले चरण का चुनावी रण 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें 1478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 3.6 करोड़ मतदाता 44,000 वोटिंग सेंटर पर मत डाल रहे हैं, जिसमें 1.75 करोड़ महिला वोटर हैं, जबकि 1.84 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। पहले चरण में आज दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम और पूर्व मिदनापुर में वोटिंग जारी है। पहले चरण में जो वीवीआईपी उम्मीदवार जिनकी किस्मत दांव पर हैं, नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी वर्सेस पवित्रकर टीएमसी, खड़गपुर सदर से दिलीप घोष बीजेपी वर्सेस प्रदीप सरकार टीएमसी, बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस वर्सेस सुभद्रा मैत्रा बीजेपी वर्सेस नारू गोपाल मुखर्जी टीएमसी, कूच बिहार में निशित प्रमाणिक बीजेपी वर्सेस डॉक्टर सबलू बर्मन टीएमसी। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें भी शामिल हैं। इन 152 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 59 सीट जीती थी, जबकि टीएमसी 92 सीटें जीती थी। बंगाल का इतिहास रहा है कि यहां बिना हिंसा के चुनाव नहीं होता, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए जबरदस्त तैयारी की है। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 2,40,000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं, यानी हर 150 वोटर पर एक जवान तैनात है। ये बंगाल चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी तैनाती है। सीएपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां बंगाल की सड़कों पर गश्त लगा रही हैं। चुनावी निगरानी के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया है। सभी पोलिंग स्टेशनों पर एआई आधारित कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी कंट्रोल रूम में की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता स्थित बीजेपी पार्टी दफ्तर के वॉर रूम में मौजूद हैं और हर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई बन गया है। ये 152 सीटें बंगाल में सत्ता का पूरा समीकरण तय करने वाली हैं। लिहाजा कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, सियासी टकराव और हाई वोल्टेज मतदान पर सबकी नजरें टिकी हैं। पश्चिम बंगाल की ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए। आपको बता दें, हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य मालदा से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, पूजा मेहता मुर्शिदाबाद से, अभिषेक राजपूत बिहार से। सबसे पहले श्वेता भट्टाचार्य का रुख करेंगे, जो कि मालदा से हमारे साथ में जुड़ी है। श्वेता, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, और क्योंकि आपने 2021 के विधानसभा चुनाव भी कवर किए थे और अब आप 2026 में भी ग्राउंड पर मौजूद है, ऐसे में क्या वो बड़ा डिफरेंस है जो कि इस बार ग्राउंड पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है? बिल्कुल साक्षी, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मालदा में ये मॉडल पोलिंग बूथ है। जरा इसे देखिए कि किस तरीके से सजाया गया है। मॉडल पोलिंग बूथ बनाया जाता है ताकि मतदाता जो हैं वो जागरूक हो और वो वहां पर आए, और यहाँ पर तमाम सुविधाएं भी होती हैं। मालदा है इसलिए देखिए पोलिंग बूथ पर जो सजाया गया है वहां आपको कटआउट्स में आम नजर आएंगे। मालदा जो आमों के लिए जाना जाता है, आमों का शहर कहलाता है, तो ये पोलिंग बूथ, मॉडल पोलिंग बूथ, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अंदर की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो अंदर की तस्वीर भी जरा देखिए। आराम से सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ पे 1 मिनट, और यहाँ आराम से देखिए मतदान करने के लिए जो है लोग जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बुजुर्ग जो हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर आ रहे हैं। मतदान कर दिया आपने? हाँ, हो गया। हो गया। क्या सोचकर इस बार वोट किया? वोट तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ? क्या सोचकर किया? मुद्दे देखे या पार्टी देखी? पार्टी नहीं, अच्छा काम, अच्छा जिसका काम रहेगा। ये देखिए यहाँ पे सुबह से, साक्षी एक बात बताऊं,
लोग काफी जागरूक है और बंगाल की राजनीति है ही ऐसी। सुबह 7 बजे के पहले से 6:30 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं और सबसे अच्छी बात, बुजुर्ग लोग, महिलाएं लोग, वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये मॉडल पोलिंग बूथ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से बलून्स लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, पानी का भी इंतजाम है, बैठने का भी इंतजाम है, पंखे लगाए गए हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करूं तो आप देखिए जवान जो है मुस्तैद हैं इस पोलिंग स्टेशन के पास। और यहीं पे दूसरा एक और पोलिंग स्टेशन आपको सामने नजर आ जाएगा, वहां पर भी हम जाकर बात करने की कोशिश करेंगे। वहां पर भी लंबी भीड़ अभी थोड़ी देर पहले ही लगी हुई थी और लोग चाह रहे हैं वो जो कहते हैं ना कि पहले मतदान बाद में जलपान, उसकी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए लोग सबसे पहले आकर वोट कास्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मतदान तो करना है और इस बार जरूर करना है, परिवर्तन होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, रिजल्ट बताएगा। लेकिन अगर बात 2021 और 2026 की करूं तो पिछले बार जो अंडर करंट थी, जो लग रहा था कि एक माहौल बना है परिवर्तन का, इस बार उससे कहीं ज्यादा माहौल है। एंटी इनकम्बेंसी भी लोगों में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं बदलाव की बात कही जा रही है। लेकिन वो कितना वोट में तब्दील हो पाता है, उसका असर पूरे देश भर में ही देखने को मिल रहा है। जब बंगाल की राजनीति की बात हो रही है, हमारे साथ में पूजा मेहता भी जुड़ी हुई है मुर्शिदाबाद से। पूजा, आप लगातार बंगाल की राजनीति को कवर करती है, चाहे एसआईआर का मुद्दा रहा हो या फिर कहीं पर भी कोई हिंसा होती है, आप सबसे पहले वहां पर होती है। ऐसे में पूजा, आपको क्या लग रहा है कि ग्राउंड पर क्या असर रहा इस बार के जितने चुनाव हुए हैं, साथ ही साथ पहले चरण की वोटिंग में क्या खास, और आप जहां वहां पे क्या तैयारी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ हमारी मौजूदगी मुर्शिदाबाद जिले में है, जो बेहद वायलेंट और जो है यहाँ पर चुनावी हिंसा हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है जो इस बार के चुनाव में दिखा है वो है सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिकॉर्ड डिप्लॉयमेंट। करीबन जो है 2,40,000 सीएपीएफ जवान को जो है तैनात किया गया है पहले चरण के मतदान में। फिलहाल हम जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं वहीं पर एक मतदाता हमसे जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे। सुबह सुबह आप पहुंच गई थी वोट देने के लिए, जो पहले जो कतार लगी उसमें कौन से मुद्दों को जो है अपने जहन में रखा वोट देने समय? मैं बस जॉब मिले सबको, एजुकेशन का हो, बस इसी के लिए, यही मुद्दे पे मैं ज़्यादा फोकस हूँ, तो इसमें इसलिए मैं वोट देने आई हूँ। मैं बहुत दूर से आई हूँ, दिल्ली में मैं रहती हूँ, बट इसी के लिए मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की सरकार कुछ यहाँ पे हो अच्छा सा, जबकि हम लोग जो बाहर रहते हैं वो यहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो कि हम लोग को बाहर भी ना जाना पड़े, यहीं पे सब कुछ। क्या यूथ, जैसे आप भी जिस यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या वो अपने जो है राज्य में, बंगाल में वापस आना चाहते हैं और चूंकि नौकरी नहीं है तो बाहर जाना पड़ रहा है? हाँ हाँ। तो आप दिल्ली से आई हैं सिर्फ वोट डालने के लिए? Yes. इतना इम्पोर्टेंट है आज का वोट? जरूर जरूर। एक तो वोट हम लोग को सबका अधिकार है, देना सबको चाहिए, बट एसआईआर के बाद वो और ज्यादा उसका वैल्यू जो है और बढ़ गया है। बिल्कुल पूजा, फिलहाल सीएपीएफ की खास तैनाती ही इस बार इसलिए की गई है और ये भी एक अहम मुद्दा रहा कि बूथ कैप्चरिंग किसी भी तरीके से ना हो, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, किसी भी जो डर है उसके भय के साए में वो बिल्कुल भी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच हमारे साथ में अभिषेक राज कूच बिहार से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कूच बिहार हॉट सीट्स में से एक सीट मानी जाती है, बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश की घुसपैठियों का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। ऐसे में इस बार बीजेपी ने भी पूरी कोशिश करी है घुसपैठियों के मुद्दे को आगे रखकर वोट लेने को लेकर। क्या कुछ खास है इस बार कूच बिहार में? देखिए, बिल्कुल कूच बिहार जो है वो बॉर्डर का एरिया है, बांग्लादेश से सटा हुआ यहाँ का बॉर्डर है। और यहाँ पर देखिए आज सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लोग देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ पर लाइन जो है वो लग गई थी और बड़ी संख्या में देखिए जागरूक मतदाता इसी को कहते हैं। लाइन देखिए कितनी लंबी, आधे घंटे का वक्त बीता है और देखिए आप मेन गेट तक जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है। और साथ में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग करने वाली तस्वीर है महिला वोटर्स। ये देखिए बड़ी संख्या में जो महिला वोटर्स हैं, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें, युवा महिला वोटर्स की बात करें, बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और लाइन में लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप लोग लाइन में लगे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार लगता है कूच बिहार वोट करेगा? चुनाव अच्छा चाहिए, चुनाव के लिए हम सकल में हम लाइन में डराए हैं, इसीलिए अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। आप लोग भी युवा हैं, क्या मुद्दे सोचा है आप लोगों ने वोट करने से पहले, कुछ सोचा है?
देखिए लोग शर्मा भी रहे हैं इस तरीके से। कुछ बुजुर्ग हैं, ये देखिए अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं और ये जागरूक मतदाता की पहचान है। आप लोग सुबह सुबह लाइन में लगे हैं, क्या मुद्दे कुछ दिमाग में रहे होंगे जिनको लेकर वोट लगे? अच्छे लगे। कुछ सोचा आप लोगों ने किन मुद्दों को लेकर युवा वोट करेगा? पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ। पहली बार मौका है? हाँ। कैसा लग रहा है पहली बार चुनाव में आकर मतदान करने के? अच्छा लग रहा है। कुछ सोचा आपने क्या मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आप वोट करोगे? नहीं, अभी तक सोचा नहीं है। पोलिंग स्टेशन अंदर जाके सोचा? हाँ। तो देखिए ये आप भी पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है पहली बार? अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम तो, और ऐसा मुद्दा कोई नहीं है, सोच कर आए, पर्सनल है। पर्सनल है? हाँ, पर्सनल है। पर्सनल है। और यही भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की, भारत के चुनावी प्रणाली व्यवस्था की खूबसूरती है कि लोग देखिए अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर, चाहे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, बंगाल की चुनावी प्रणाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लंबी लाइन है। ये देखिए पीछे तक एक बार दिखाइए, सुबह से, यानी कि आधे घंटे का वक्त मात्र अभी बीता है और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। किन मुद्दों को लेकर आए हैं आप लोग वोट करने के लिए, कुछ सोचे? देखिए अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सुबह सुबह आप लोग लाइन में लगे हैं, कुछ सोचा आपने? घर पे पहले काम, बाद में पहले वोट? इसीलिए सुबह सुबह। दीदी आप भी आई हैं वोट देने के लिए, काम बाद में, घर का पहले वोट? आगे वोट तारपर काज। आप भी युवा है, पहली बार वोट दे रही हैं? पहली बार। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार। कुछ सोचा आपने किन मुद्दों को लेकर आए हैं आप लोग? नहीं, आप कुछ सोचा नहीं? अभी नहीं सोचा, अंदर जाके सोचा है। तो देखिए अंतिम क्षण जो होता है वो ईवीएम के ऊपर बहुत जरूरी होता है। दीदी आप भी आई हैं, घर का काम बाद में पहले वोट? है, आगे वोट पड़े काज। देखिए पहले मतदान फिर जलपान, जिस तरीके से कहा जाता है। ये भारत की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं, कूच बिहार की महिलाएं लंबी लाइन में। दीदी क्या कहेंगी, आज वोट देने के लिए आए हैं, सुबह सुबह लोग पहुंच रहे हैं, महिलाओं की लाइन लंबी है यहाँ? हाँ, बहुत। अभिषेक तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि कूच बिहार में किस तरीके से वोटर्स में बहुत ज्यादा उत्साह है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही पूजा और श्वेता आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के द्वारा एक बड़ा बयान सुबह सुबह दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करके घर से निकला हूँ। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर का क्या कुछ जो असर है वो देखने को मिलेगा, ये आगे पता चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठियों का नाम कटा तो ममता हारेंगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई है, वो भी आज सुबह। ये हम हिंदू है, सनातनी है। जो हमारी प्रथा है वो मैं करके, सूर्य प्रणाम करके, गायत्री मंत्र करके, हमारी सबको प्रणाम करके, गार्डियन को प्रणाम करके, सबको नमन करते हुए मैं पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना? शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर, आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव? ठीक, जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है जी, तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है। तो एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ दिग्गज जो है वो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहां पर रैली होने वाली है और ममता बनर्जी कहां पर चुनाव प्रचार करेंगी, तो वहीं राहुल गांधी का क्या रुख रहने वाला है, आपको इस रिपोर्ट में दिखा। बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन दूसरे चरण के लिए दिग्गज नेता दमखम लगा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी भी बंगाल के चुनावी अखाड़े में हैं और ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर अटैक कर रहे हैं। गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है
और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। उधर कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर अटैकिंग मूड में है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ये चुनाव विचारों का चुनाव है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। बंगाल के कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बंगाल में घुसपैठियों को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल की जनता अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता राज को उखाड़ फेंकने को तैयार है। कोई प्रदेश, अगर कोई राजनेता घुसपैठियों को, विदेशी नागरिकों को, बाहर से लोगों को लाके अपने प्रदेश में, अपने जगह पर पनाह देगा, उनको सिर्फ राजनीतिक कारणों के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बाहर से घुसपैठियों को लाएगा, तो ये भारत का कोई नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेगा। आज भी पीएम मोदी बंगाल में चुनावी रैली और रोड शो करने वाले हैं। 12:30 बजे कृष्णा नगर में, दोपहर 2:45 पर मथुरापुर में और शाम 4:30 बजे हावड़ा में रोड शो करेंगे। तो अमित शाह बालागढ़ हुगली में दोपहर 2:30 बजे, पुरसुराहा हुगली दोपहर 3:45 पर जनसभा करेंगे। वहीं बारासात में शाम 5:30 बजे रोड शो करेंगे। जबकि ममता बनर्जी आज बाजार में जनसभा, भवानीपुर में पदयात्रा और जादवपुर में जनसभा करेंगी। आगे आपको दिखाएंगे अमरावती के श्वेतान का कहां पर निकाला गया जुलूस, लेकिन उससे पहले टॉप 20 स्टोरीज आप देखिए स्टूडियो से। अमेरिका और ईरान के बीच जल्द हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अगले 350 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने वाले अयान अहमद का पुलिस ने जुलूस निकाला है। और ऐसे में अयान, जो कि लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था, कैसे सड़क पर इसका जुलूस निकाला जाता है आपको दिखाऊंगा। 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने वाला, लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला, उनकी जिंदगी से खेलने वाले अयान अहमद की सारी हेंकड़ी निकल गई है। अमरावती में 19 साल के आरोपी अयान अहमद तनवीर की पूरे शहर में परेड कराई गई। सिर झुकाए लंगड़ाते हुए जब अयान का जुलूस निकाला गया तो साफ साफ उसके चेहरे पर पुलिस का खौफ था। सड़क पर आते ही उसकी चाल बदल गई है। परेड के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की भीड़ या तनाव की स्थिति ना बने। महाराष्ट्र के अमरावती में अयान की करतूत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आरोप है कि 19 साल का अयान उर्फ तनवीर नाबालिग लड़कियों को पहले दोस्ती और प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। आरोपी सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर लड़कियों को पार्टी का लालच देता और फिर उन्हें एक फ्लैट पर ले जाता जहां कथित तौर पर ये गंदा खेल चलता था। बाद में उन्हीं वीडियो के जरिए लड़कियों को धमकाया जाता था। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी को अपना किराए का मकान वीडियो बनाने के लिए देने वाले उसके साथी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एक कोचिंग क्लास और एक मौलाना भी जांच के रडार पर है, जिनकी भूमिका की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी अयान अहमद ने कुछ महीने पहले एक मोबाइल बेचा था। उस मोबाइल को भी क्राइम ब्रांच और एसआईटी की टीम ने जब्त कर लिया है और मोबाइल का डेटा रिकवर करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। खबर अब आपको बताते हैं प्रयागराज से, जहां पर मामूली सा विवाद सड़क पर कैसे मारपीट में तब्दील हो गया। कई सारे रिक्शा चालकों ने कैसे मिलकर पिटाई को अंजाम दिया, मारपीट करी। 60 सेकंड के अंदर पूरी खबर आपको दिखाते हैं। लेकिन इस दौरान जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे वो कैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित सब भूल जाते हैं, आप देखिए। अंग्रेजी जानती हो?
अंग्रेजी इंग्लिश ये बताओ तो 9 में से 3 कम कर दे तो 2 में से 3 घटाने बच्चे तो शिक्षा मंत्री के सामने गिरता शिक्षा का स्तर। कोई बच्चा अंग्रेजी को हंगरी बोल दे रहा है तो कोई बच्चा 49 में 2 जोड़कर 60 बता रहा है। राजस्थान में गजब की पढ़ाई हो रही है और ये सब किसी और के सामने नहीं हो रहा, बल्कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सवालों के जवाब हैं जो उन्होंने श्री गंगानगर में एक सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछे। 9 में से 3 कम कर दे तो 2 में से 3 घटाने बच्चे तो मंत्री जी सिर पकड़कर बैठ गए। जब 7वीं के बच्चों का ये हाल है तो बाकियों का क्या ही होगा। अब जरा 8वीं के एक छात्र का जवाब सुनिए। जब मंत्री जी ने पूछा कि पहाड़ा कितने तक आता है तो बच्चे ने कहा 5 तक का, तो मंत्री जी थोड़ा चौंक गए। बेटा कहां तक गिनती आती तुमको? 14 लाख पहाड़े 5 लाख का पहाड़ा नहीं आता। ये तो पहाड़े की बात थी, लेकिन अब आगे मंत्री जी ने गणित का एक साधारण सा सवाल पूछा तो देखिए क्या हुआ। 49 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 49 में 2 जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं। 8 कितने जोड़ा था? 2 जोड़े ना, 59 मान लेते तभी 1 हो जाता, 49 मानते तभी 51 होता, 39 मानते तभी 1 होता, 60 का जुड़ा। इस जवाब पर मंत्री ने टीचरों को फटकार लगाते हुए कहा, छात्र को साधारण जोड़ भी नहीं आता तो पढ़ाई कैसे हो रही है। मंत्री जी का ये सवाल तो जायज है कि पढ़ाई कैसे हो रही है, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सिर्फ इतना पूछना है कि कैसे और किन शिक्षकों की भर्ती की गई है जो बच्चों को साधारण सा गणित नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों का हाल देख शिक्षा मंत्री के होश उड़े हुए हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर उन माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा जो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उन्हें सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर क्या है ग्लोबल अपडेट, बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले चुनावों से जुड़ी हुई 20 बड़ी अपडेट्स आप देखिए आइए।